वेलकम फ्रेंड्स। ये इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का पहला लेक्चर है और मैं जो लेक्चर है वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पहले समझेंगे कि हमारा प्रियम्बल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पहले प्रियम्बल को हम लोग आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो पहले एक तरह से इंट्रो जानना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। इसीलिए ये जो पहला वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रियम्बल क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा प्रियम्बल है उसको हम एज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कि ये हमारे संविधान का एक तरह से पहचान पत्र है। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि शुरू हुआ था प्रियम्बल से। उसके बाद उसी चीज़ को लोगों ने फॉलो किया, इंडिया ने भी उसी चीज़ को फॉलो किया। तो ये जो प्रियम्बल वर्ड है, इस प्रियम्बल वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रीफेस या इंट्रोडक्शन। जैसे हम अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो वैसे ही इस प्रियम्बल वर्ड का जो मतलब है वो है इंट्रोडक्शन। मीन्स कि एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। प्रियम्बल में वो चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिस्क्राइब की हुई हैं। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक शॉर्ट समरी के टाइप में है। तो इसी तरह उसको प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी दी हुई है। और वी कैन से इन आवर प्रियम्बल देयर इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और कुछ जैसे ये एन ए पालिकवाल हैं, एक जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने प्रियम्बल को कहा था एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए, जो हमारा प्रियम्बल था वो बेस्ड किस पे है? वो बेस्ड था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो ले आया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो वो उस चीज़ पे उनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था। तो उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताविका भी बोल सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जनरली बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ही बेस्ड था हमारा जो प्रियम्बल है। तो ये ले आया गया किसके द्वारा? ये ले आया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब देखिए, हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा चुका है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। तो इसको इस एक्ट के थ्रू अमेंड किया जा चुका है। और इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे: सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो अमेंडमेंट आता है आर्टिकल 368 के अंडर में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल का इंग्रेडिएंट क्या है। तो जो प्रियम्बल है वो एक तरह से सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल को जो पावर मिलती है वो मिलती है लोगों से। मींस प्रियम्बल गेट्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए जो प्रियम्बल की हमारी पहली लाइन है वो ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनी रिजॉल्व। तो पहली प्रियम्बल की लाइन ही शुरू होती है वी द पीपल से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर का जो सोर्स होगा वो कहाँ से होगा? तो हम भारत के लोग, हम भारत के निवासी, जो हम भारत के लोग हैं, वहाँ से ये पावर मिल रही है। उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ स्टेट। तो प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री है। और इसका ऑब्जेक्टिव है
ये स्पेसिफाई करता है जस्टिस ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसको अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26 1949 को। उसके बाद हम देखते हैं सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब होता है सर्वोच्च, मीन्स इसके ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो, सबसे ऊपर। तो सोवरेन का मतलब यहाँ पे है कि हमारी जो कंट्री है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और ना ही एक ये डोमिनियन है, मीन्स कि नहीं, ऐसा नहीं है कि चाइना के द्वारा कि किसी राजा के द्वारा राज किया जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसका रूल है? तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर का रूल है। प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया फॉलो करती है। और सोवरेन का मतलब हुआ कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई भी अथॉरिटी इसके ऊपर नहीं है, और जो भी अपने अफेयर्स होंगी वो इंडिया खुद हैंडल करेगी। कोई भी इंडिया के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो इंटरनल मैटर हो चाहे एक्सटर्नल मैटर हो। तो इंडिया अपने मैटर्स को, अपने अफेयर्स को खुद ही हैंडल करेगी। उसके बाद आगे देखते हैं। 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया द कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। तो 1949 में कॉमनवेल्थ का हेड ब्रिटिश क्राउन को इंडिया ने एज एक्सेप्ट किया। और इंडियाज मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन और सोवरेनिटी। तो एक कहीं ना कहीं ये बात है कि जो यूएनओ है तो एक तरह से इंडिया के पावर्स पे वो लिमिटेशन लगाता है। तो बीइंग ए सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो इंडिया चाहे तो किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है या अपनी टेरिटरी को दे भी सकता है समझौता करके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, मीन्स कि जो लोगों के हित में हो। तो इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो उसके द्वारा समाजवादी शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो जो ये समाजवादी विचारधारा है तो वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी में हमें देखने को मिलती है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं देखने को ये चीज़ मिलता है। मोरओवर द कांग्रेस पार्टी itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of society। उसके बाद देखेंगे कि देखिए समाजवादी का मतलब क्या है। समाजवादी का मतलब हुआ कि जो लोगों के हित में हो, मीन्स अगर कोई भी लॉ बनता है या कोई भी कानून बन रहा है तो वो लोगों के फेवर में होना चाहिए, उससे लोगों का फ़ायदा होना चाहिए और लोगों की तरक्की होनी चाहिए। तो वो होगा सोशलिस्ट, जो समाज के हित में हो, जो समाजवादी हो। तो अब देखते हैं कि दो वर्ड्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, या कम्युनिस्ट सोशलिज्म को बोलते हैं स्टेट सोशलिज्म, which involves the nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property. Democratic socialism, on the other hand, holds faith in a mixed economy where both public and private sectors coexist side by side। देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब हो गया कि ऐसा समाज जहाँ पे लोग डेमोक्रेटिकली फ्री हैं, जैसे कि वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और न, ऐसा नहीं है कि जो अपर क्लास के लोग होंगे वही सिर्फ बिजनेस करेंगे या जो लोअर क्लास के होंगे वही करेंगे, मीन्स कोई भेदभाव नहीं होगा। तो वहाँ डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक मीन्स कि जहाँ के लोग फ्री हों, वो होता है डेमोक्रेटिक। जहाँ पे जो इलेक्टेड होगा वो चुना जाता है लोगों के द्वारा। तो जो मेन पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को मेन पावर मिलती है लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्युलर, या सेक्युलर को हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, जहाँ धर्म के आधार पे कोई भेदभाव ना हो। जैसे हमारे इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, यहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तरह के लोग हैं और काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। तो
यहाँ पे सेकुलर वर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में जो सेकुलर वर्ड का मतलब है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्म के आधार पे हमारे यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और या कोई भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए। वो जो भी कार्य करेगी, जो भी काम करेगी, वो लोगों के हित में ही करेगी, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारा प्रियम्बल है वो बेस्ड है पॉपुलर सोवरेनिटी पे। इसमें डेमोस का देखिए, डेमोक्रेटिक में दो वर्ड्स हैं, डेमोस और क्रेटिया। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिया मीन्स रूल ऑफ द पीपल, जहाँ पे लोग राज करें। तो रूल ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल एंड रूल फॉर द पीपल। देखिए डेमोक्रेसी दो तरह की हो सकती है, वो पार्लियामेंट्री भी हो सकती है और प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड होगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल है, जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ पे जो हेड होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड का यूज़ किया गया है वो केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को नहीं दर्शाता, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी दर्शाता है। देखिए सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से मतलब है कि जो लोग हैं, जैसे सोशल डेमोक्रेसी में जो सामाजिक लोकतंत्र है, जैसे कि आप किसी गांव में रहते हैं और आप वहाँ चाहे तो आप वहाँ इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, आप चाहे तो कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में आ जाएंगी। और उसके बाद देखते हैं, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। मीन्स एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल पॉलिसीज एंड एक्शंस। जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी एक्शंस होंगे, उसके लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। तो डेमोक्रेसी जो होती है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जहाँ लोग अपने पावर्स का यूज़ करते हैं और अपने जो नेता होता है उसको चुनते हैं। ये हुआ डेमोक्रेसी का मतलब। जैसे एनसीईआरटी में आपको एक लाइन मिलेगी कि एवरी कंट्री इज़ नॉट डेमोक्रेटिक इफ़ इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ़ इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन इट डज़ नॉट नेसेसरी कि दैट कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री का खुद का अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो, या अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक को बोलते हैं हम गणतंत्र, जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है इनडायरेक्टली फॉर 5 years। और रिपब्लिक का यहाँ और दो मतलब है। एक कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल एंड नॉट इन इंडिविजुअल लाइक किंग। मीन्स जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, जो पावर है, वो लोगों के पास है। सभी जो पीपल ऑफ इंडिया है वो सभी के पास वो पावर है। ऐसा नहीं है किसी एक में वो पावर वेस्टेड एज ए किंग। जो पहले जब मोनार्की सिस्टम था, जैसे चाइना में मोनार्की सिस्टम है, तो वहाँ जो है वहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के द्वारा लोग चुने जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो इलेक्टेड हेड होंगे, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, उनको चुना किसने है? तो उनको लोगों ने चुना है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर हुई वो किस में हुई? तो वो पीपल ऑफ इंडिया में हुई। जो इंडिया के लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये पावर हुई।
और दूसरी चीज़ है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ऑफिसेज होंगे वो सभी के लिए खुले होंगे, जो भी सिटीजन्स हैं हमारे, वो सबके लिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। प्रेम्बल हमारी बात करता है जस्टिस की, जिसमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस आता है एंड पॉलिटिकल जस्टिस ऑल्सो। तो ये तीनों फॉर्म ऑफ जस्टिस हमें कैसे देखने को मिलता है? तो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के थ्रू देखने को मिलता है। आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो ये आइडिया है ऑफ सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 से। जो रशियन रेवोल्यूशन था 1917 का, वहाँ से सोशल और ये पॉलिटिकल जस्टिस लिया गया है। एंड इट डिनोट्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स बिना किसी भेदभाव के सभी जो भी सिटीजन्स होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी जाए, इरिस्पेक्ट ऑफ कास्ट या क्रीड या कलर कुछ भी हो, तो वहाँ पे न्याय सबके लिए एक बराबर है। वहाँ कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, या रिलीजन या रेस या कलर या कास्ट के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम या स्वतंत्रता, मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़। तो लिबर्टी का मीन्स हुआ फ्रीडम, कि हाँ हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी अपना कोई भी इंडिया में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हम कहीं भी अपना मकान ले सकते हैं, हम कोई भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मीन्स हमको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, तो फ्रीडम, हमें प्रोटेस्ट करने की भी फ्रीडम है। तो ये सब क्या है, ये सब स्वतंत्रता में आता है, ये सब लिबर्टी में आता है, फ्रीडम में। और जो ये फ्रीडम का, जो ये लिबर्टी का जो आइडिया है, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, 1789-99 में हुआ था। तो वहाँ से ये आइडिया पुटअप किया गया लिबर्टी का। जो हमारा प्रियम्बल है वो सभी सिटीजन्स को लिबर्टी देने की बात करता है थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, थ्रू फंडामेंटल राइट्स एज दे आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। तो जो हमें ये लिबर्टी, जो ये फ्रीडम मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मिल रही है। क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है किसी के भी द्वारा, अगर उनका वायलेशन होता है, तो हम अंडर आर्टिकल 32, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हम उसके थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अंडर आर्टिकल 226 वी कैन अपील इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल हैं, मीन्स इनका वायलेशन हुआ तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसकी जो जो फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है वो फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड कर रहा है, कि अगर वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाकी मान लीजिए अगर कोई लीगल राइट्स है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, सपोज करिए लीगल राइट है, अगर राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते तो हम आर्टिकल 226 के अंडर में हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट में भी हम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन अगर होता है तो जा सकते हैं, लेकिन अगर अदर लीगल राइट्स या और राइट्स का वायलेशन होता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो अगर इस मामले में देखा जाएगा तो जो हाई कोर्ट की पावर है इस चीज़ में, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में तो अपील कर ही सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कोई राइट वायलेट हो रहा है तो हम हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा हमें।
क्योंकि आर्टिकल 32 यही कहता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तभी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन 226 में क्या है कि हम फंडामेंटल राइट्स हो चाहे कोई अदर लीगल राइट्स हो, उनके भी वायलेशन पे हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसीलिए इस मामले में अगर देखा जाए तो जो हाई कोर्ट का पावर है वो ज़्यादा है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी का मतलब होता है समानता या समान अधिकार, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा सोसाइटी में, सब एक बराबर होंगे। कोई भी कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, जेंडर कुछ भी हो, सब लोग एक बराबर होंगे। तो प्रियम्बल सिक्योर करता है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि सभी को समान इक्वालिटी मिलेगा ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आता है। तो आर्टिकल 14, 15 ये सब बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये है आर्टिकल 14। तो ऐसे ही ये जितने भी आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, तो ये सब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी में आता है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 325। 325 ये कहता है कि कोई भी पर्सन को हम इन एलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल्स में, ये कह के कि उसके रिलीजन या मतलब किसी को भी उसके धर्म या जाति के आधार पर हम उसको इन एलिजिबल करार नहीं दे सकते कि आप इन एलिजिबल हैं, आप इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। तो हम ये चीज़ उसके रिलीजन, रेस या कास्ट या सेक्स, इसके आधार पे हम नहीं बोल सकते। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 326 की। जो भी इलेक्शंस होंगे लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो लोकसभा है वो क्या है, वो लोअर हाउस है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक तरह से स्टेट का जो लोअर हाउस है। तो इन दोनों के जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे एडल्ट सफरेज के थ्रू, ये बात करता है आर्टिकल 326। और आर्टिकल 39 डीपीएसपी में है, जो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबका जो पेमेंट होगा वो समान कार्य के लिए समान वेतन, यह बोलता है आर्टिकल 39। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा या बंधुत्व या ब्रदरहुड। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस फीलिंग को प्रमोट करता है बाय सिंगल सिटीजनशिप। जैसे हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो सिंगल सिटीजनशिप का है। मीन्स अगर आप सिर्फ कहाँ के नागरिक हैं, तो सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं, तो सिंगल सिटीजनशिप। तो इस चीज़ को, जो ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड है सिंगल सिटीजनशिप का, तो इससे प्रमोट होता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 51A की। तो आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो ये प्रमोट करती हैं फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड। उसके बाद प्रियम्बल डिक्लेयर्स फ्रेटर्निटी हैज़ टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और प्रियम्बल क्या बात करता है कि प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी हैज़ टू थिंग्स, वन इज़ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द अदर इज़ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, मीन्स वाई द प्रियम्बल इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसका सिग्निफिकेंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ केसेस भी हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, बेरोबारी यूनियन केस, उस बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।